हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग टॉपर्स पे। मैं राजेंद्र सिंह हाजिर हुआ हूँ आज एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम एक डिस्प्यूट पढ़ने वाले हैं जो दिल्ली के एलजी, जो उपराज्यपाल जिनको हम बोलते हैं, वो और दिल्ली सरकार के बीच में। तो क्या ये टसल है? और ये टसल आज से नहीं चल रही, ये टसल बहुत पुरानी है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री लेके समझते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम चल क्या रही है और अभी क्या हुआ, ये वापस क्यों चीज़ें हुई है। तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 2015 से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। हुआ क्या कि प्रॉब्लम किस चीज़ पे, टॉपिक क्या है? तो टॉपिक ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली जो स्टेट है, पूरा जो यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर जो सर्विसेज है। अब सर्विसेज कौन सी? तो सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस और इनकी जो ब्यूरोक्रेट्स की जो सर्विस है, इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? दिल्ली सरकार का कंट्रोल होगा या केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा? तो मेन टसल का जो मुद्दा है वो ये है कि केंद्र सरकार उसको गवर्न करेगी या उसको गवर्न करेगी दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसी बारे के अंदर है। और ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 2015 के अंदर। 2015 के अंदर जब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहां के दिल्ली के, उनके पास में कंट्रोल रहेगा सर्विसेज का। तो ये जो मैटर है, यहाँ पे आप पूरी टाइमलाइन देखेंगे, 2015 के अंदर जो है ये गाइडलाइन आई कि जो दिल्ली के गवर्नर है वो हेड करेंगे सर्विसेज के मैटर। अब सर्विसेज के अंदर चाहे तो इनके अंदर जितना भी ट्रांसफर करना हो, प्रमोशन करना हो, उसके रिलेटेड मैटर्स कौन देखेगा? तो उसके रिलेटेड मैटर देखेंगे अब से 2015 के अंदर ये नोटिफिकेशन आया। और कौन देखेंगे? तो गवर्नर। पर ये बात केजरीवाल सरकार जो है उनको अच्छी लगी नहीं और उन्होंने जो है इसको चैलेंज करा 2017 के अंदर। और 2017 के अंदर जब दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको चैलेंज करा दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, तो इस डिसीजन को जो है अपहेल्ड रखा गया, नोटिफिकेशन को माना गया कि यही सही है। पर 2 जजेस बेंच पे वापस सुप्रीम कोर्ट को ये केस जो है वो रेफर करा गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आगे जाके जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, तो ध्यान रखिएगा पहली बात तो कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, संवैधानिक बेंच बैठेगी, तो हमेशा 5 जज की बैठेगी। तो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी 2018 के अंदर। और उसको जो हेड कर रहे थे वो उस समय कर रहे थे सीजीआई दीपक मिश्रा, जो समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने हेड करा, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो भी है, जो भी सर्विसेज है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की, और उस पर कंट्रोल जो है वो दिल्ली सरकार का होना चाहिए। और 2018 का जो वर्डिक्ट आया, द रूलिंग वाज इन द फेवर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। और 2018 के अंदर जो है दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में जो है वर्डिक्ट आ गया, पर इसको वापस चैलेंज करा गया। और 2019 के अंदर 2 जजेस जो थे, जिसके अंदर अशोक भूषण और ए के सीकरी थे, उन्होंने अपना स्प्लिट इशूज जो अपना स्प्लिट वर्डिक्ट दिया सर्विसेज के ऊपर। और ये प्रॉब्लम तब से कंटिन्यू चलती हुई आ रही थी। और उसके बाद में 2000, अभी अगर आप बात करें हम अभी रिसेंट की 11 मई की, तो देखिए 11 मई को क्या हुआ है? तो 11 मई को वापस इसके ऊपर डिसीजन आया है। और 11 मई को जब इसके ऊपर डिसीजन आया तो ये किसके फेवर में आया? तो यह आया दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में। और जब दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में आया तो क्या हुआ? तो फिर केंद्र सरकार को लगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के वापस कंट्रोल कैसे आएगा दिल्ली गवर्नमेंट के पास में। तो इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, इसको रिवर्स करने के लिए अभी रिसेंट में क्या करा है? तो केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई है, उसके अंदर पावर उनकी जो है कम कर दी। अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में भी। पर रिसेंट में ध्यान रखिएगा कि ये मामला चल क्यों रहा है? तो ये मामला इसलिए चल रहा है क्योंकि 11 मई को एक डिसीजन आया है और उस डिसीजन के अंदर कह दिया गया है कि सर्विसेज के ऊपर जितनी भी पावर है वो सारी पावर किसके पास में रहेगी? तो वो सारी पावर रहेगी दिल्ली सरकार के पास में, मतलब केजरीवाल सरकार के पास में। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हुई यहाँ पे। अब अगर अपन बात करें कि प्रॉब्लम जो अपन बात करें कि बेसिक सी प्रॉब्लम है क्या, तो देखिए है क्या। तो एनसीटीडी जो हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली, उसके रिगार्डिंग बात है। और इसके अंदर हुआ क्या है कि दिल्ली जो कैपिटल की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है वो किसका होगा? ये शुरू से यही मैटर चलता आ रहा है पूरा कि आखिरकार इसके ऊपर कंट्रोल होगा क्या। और कोर्ट ने जो है इंटरप्रेट भी करा है कि क्लॉज 3 है जो आर्टिकल 239 ए का है, और उन्होंने कहा है कि स्पेशल प्रोविजंस जो इसके अंदर लिखे हुए हैं दिल्ली सरकार के लिए, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी विथ रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स एनुमरेट इन द स्टेट और इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिट and for such matters applicable to the union territories except matters decided। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ बना सकती है अपनी सर्विसेज, अपने पावर्स को लेके। पर कहीं ना कहीं जो है ये पावर जो हमारी केंद्र सरकार है वो चाहती थी कि यहाँ की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पावर हो वो सारी किसके पास में? वो सारी जो है वो हमारे केंद्र सरकार के पास में हो। ये केंद्र सरकार चाह रही थी कब से ही, और इसी रिगार्डिंग ये सारा जो है मैटर चलता गया। और अब क्या है, कोर्ट ने क्या कहा है? तो देखिए दिल्ली कोर्ट जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें क्या कहा गया कि दिल्ली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज अ स्यू जनरस, मतलब यूनिक है। यूनिक क्या है कि देखिए
अभी जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान के अंदर जितने भी आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करेंगे, आईएएस की बात करेंगे, आईपीएस की बात करेंगे, तो उसको मैनेज कौन कर रहा है? तो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर रही है ना, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर करता धरता कौन है? तो राज्य सरकार है। वहां ट्रांसफर करना है, कहां प्रमोशन करना है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट का काम है। कर्नाटक के अंदर कर्नाटक काम कर रही है, एमपी के अंदर एमपी काम कर रही है। पर दिल्ली क्या है कि दिल्ली का एक यूनिक सा स्टेटस है। दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट भी है और केंद्र सरकार भी दिल्ली के अंदर ही बैठी है। ठीक है, तो ये क्या है कि दोनों के बीच में काफी टाइम से टसल चलती है कि केंद्र सरकार के पास में कितनी पावर है, यहां पे दिल्ली सरकार के पास में कितनी पावर है, और वही सर्विस से रिलेटेड मैटर है पूरा का पूरा। और इसके अंदर क्या गया, अभी जो कोर्ट ने क्या कहा है, तो कोर्ट ने यही कहा कि दिल्ली प्रेजेंट अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल 239A। और जो 2018 का जो जजमेंट आया था, जिसके अंदर कहा गया था कि सर्विसेज किसके पास में रहेगी? दिल्ली सरकार के पास में रहेगी, उसी जजमेंट को जो है यही माना गया। और जस्टिस चंद्रचूड़ had said that having a regard that the history in the background, it would fundamentally inappropriate to assign to the NCT status similar to the other union territory। जो अदर यूनियन टेरिटरी को जैसे स्टेटस दे रखा है, हम अगर वही स्टेटस जो हमारी नेशनल कैपिटल है, टेरिटरी जो दिल्ली का है, उसको भी अगर सेम एज अदर यूटी की तरह ट्रीट करेंगे तो वो फिर जस्टिसेबल नहीं होगा, है ना, वो सही चीज नहीं होगी। तो इसलिए राज्य सरकार जो दिल्ली की जो सरकार है, केजरीवाल की जो सरकार है, उनको भी पावर देनी चाहिए। और इसी पावर के तहत उन्होंने कहा कि सर्विसेज के ऊपर अब कंट्रोल किसका रहेगा? तो सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल रहेगा अब दिल्ली सरकार का। पर यह बात जो है केंद्र सरकार को नागवार गुजरी और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को उन्होंने कहा कि ये वर्डिक्ट के अंदर क्या है कि जो वर्ड सर्विसेज है ना, ये बहुत सारी चीजों के साथ में ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो इसके तहत इन्होंने कहा कि जितने भी आर्टिकल 239 के अंदर जो भी बातें करी गई है उसके अंदर सर्विसेज वर्ड है, क्योंकि देखिए लैंड के बारे में बातें थी और भी बहुत सारे टर्मोलॉजीज के बारे में बातें थी। पर इन्होंने कहा है कि जो सर्विसेज है ना, वो सर्विसेज क्या है कि प्रॉपर वे में समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके की बातें चल रही, और बहुत सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। और इस वजह से जो है कि पावर किसके पास में होनी चाहिए? तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए। और उसके बाद में इन्होंने क्या करा? तो उन्होंने जो है सरकार ने क्या करा, केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई। द्रौपदी देवी मुर्मू ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा किस में लिखा है ऑर्डिनेंस लाने की पावर, तो आर्टिकल 213 संविधान का जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, अब 213 आर्टिकल 213 आर्टिकल के तहत ला सकते हैं प्रेसिडेंट। और अगर स्टेट की अगर अपन बात करें तो गवर्नर भी आर्टिकल लेके आ सकते हैं। उनकी क्या है आर्टिकल? तो उनका है आर्टिकल 123। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत गवर्नर और 213 के तहत प्रेसिडेंट जो है क्या लेके आ सकते हैं? तो ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है? तो देखिए एक तरीके का क्या होता है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि प्रोसेस कोई भी कानून बनेगा तो वो पहले लोकसभा या राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, फिर उसके बाद में वो राज्यसभा के पास में जाएगा, और राज्यसभा से फाइनल होने के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं और वो एक कानून बन जाता है। ये एक प्रोसेस है। पर जब एक सदन अभी नहीं चल रहा हो, जैसे लोकसभा अगर अभी नहीं चल रही और उस समय अगर कानून बनाना है, एकदम इमरजेंसी हो गई, तो क्या करें? फिर लोकसभा के आने का इंतजार करें कि कब लोकसभा की बैठक होगी। तो उस समय हमने क्या कर रखा है कि हमने द्रौपदी देवी मुर्मू या हमारे प्रेसिडेंट जिनको अपन बोलेंगे बेसिकली, तो प्रेसिडेंट को जो है हमने पावर दे रखी है कि आप जब एक सदन रनिंग के अंदर नहीं हो तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं। अब होगा क्या कि जब भी लोकसभा आएगी, लोकसभा आती सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस को अपने मैटर में लेगी और वो देखेगी कि सही है नहीं है, और लोकसभा साइन कर देती है, लोकसभा इसको पास कर देती तो वो फिर वो एक्टिव बन गया, और अदरवाइज फिर लोकसभा उसको चेंज भी कर सकती है ना, ये भी हो सकता है। पर ध्यान रखना कि ऑर्डिनेंस लागू करने की प्रेसिडेंट की पावर किसमें लिखी है? तो आर्टिकल 213, और गवर्नर की लिखी है आर्टिकल 123 के अंदर। तो क्योंकि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का 11 मई को जजमेंट आया और उस जजमेंट को रिवर्स बैक करना था, इस वजह से हुआ क्या कि अभी एक ऑर्डिनेंस लाया गया, और वो ऑर्डिनेंस जो है वो अमेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1911 के अंदर। इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर वही चीजें जो डिस्प्यूट्स जो चल रहा था उसी को सॉल्व करने के लिए करा गया। और इन्होंने क्या करा गया? तो इन्होंने कहा कि हम एक बॉडी बनाएंगे। बॉडी का नाम क्या है? तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, NCCSA। ये एक बॉडी बनाई जाएगी। अब ये बॉडी क्या करेगी? कौन होगा इस बॉडी के अंदर? तो देखिए एक ऑर्डिनेंस क्रिएट करा गया, एक न्यू स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी अथॉरिटी, जिसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी NCCSA। और इसको हेड कौन करेगा? तो इसको हेड करेंगे वहां के चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कौन? तो अरविंद केजरीवाल। और दो इसके साथ में और जन होंगे, एडिशन होगा, 2 जन होगा। 2 जने कौन कौन होंगे? तो एक तो चीफ सेक्रेटरी और एक कौन? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब 2 ब्यूरोक्रेट भी होंगे इसके अंदर। तो 2 ब्यूरोक्रेट हो गए और एक CM हो गए। अब होगा क्या? तो जो भी ये रिकमेंडेशन देंगे, जो भी ट्रांसफर रिगार्डिंग पोस्ट, देखो क्या करेगी ये बॉडी, क्या करेगी? तो ये रिकमेंडेशन देगी। किसको देगी? तो LG को देगी, है ना। किसको देगी? LG। LG कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको देगी।
किस रिगार्डिंग, तो ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स। तो ये अपना रिकमेंडेशन देगी। समझ गए मेरी बात? तो 3 जने हो गए। 3 जने कौन हो गए? एक तो सीएम और 2 ब्यूरोक्रेट्स हो गए। अब ये जो भी डिसीजन जाएगा ना, ये डिसीजन जाएगा मेजोरिटी से। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी डिसीजन जाएगा ये डिसीजन जाएगा मेजोरिटी से, कि अगर इन केस कोई मैटर है और उसके ऊपर सीएम राजी नहीं होते पर दोनों ब्यूरोक्रेट्स राजी हो गए तो वो जो है रिकमेंडेशन एलजी को दे देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक चीज और लिखी हुई है, इसके अंदर एक चीज और क्या लिखी हुई है कि होगा क्या कि आप मेजोरिटी से जो है मेंबर्स अपना जो वोट करके आप जो है रिकमेंडेशन दे दोगे। इट मींस दैट इन इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली कैन बी ओवररूल्ड बाय 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। तो मैंने कहा कि अगर दिल्ली के सीएम का कोई भी रूल है उसको ओवररूल करा जा सकता है अगर 2 ब्यूरोक्रेट्स एक तरफ हो जाए तो। अब होगा क्या कि इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी एलजी को, है ना, और एलजी को लगा कि यार ये रिकमेंडेशन इनकी सही नहीं है, तो वो उनको चेंज करने के लिए एक बार वापस कमेटी को बोल सकता है। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास में कोई बिल गया और उनको लगा कि सही नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तो आर्टिकल 74 के तहत वापस उनको भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि आप इसको देखें एक बार, इसको वापस अपने संज्ञान के अंदर ले। और उसके बाद क्या है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको देखा, उनको लगा कि नहीं सब कुछ सही है और उन्होंने वापस रिवर्ट बैक कर दिया प्रेसिडेंट को कि नहीं ये सब कुछ सही है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या होते हैं, बाउंड हो जाते हैं साइन करने के लिए। फिर प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट केवल एक बार रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं और फिर वो बाउंड है, चाहे वो सही हो गलत हो, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। पर यहां पे चीजें उल्टी कर दी है। यहां पे क्या कर रहा है कि एलजी अगर डिफर करते हैं रिकमेंडेशन से तो ये क्या करेंगे, तो ये रिटर्न कर सकते हैं रिकमेंडेशन को अथॉरिटी को कि आप एक बार चेंज करो। और इन केस अगर वापिस सेम एज इट इज भेज दिया तो भी एलजी अपनी मर्जी का डिसीजन देंगे। ध्यान रखना, जो भी फाइनल वर्डिक्ट होगा वो किसका होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का, कि अगर आपने रिकमेंडेशन दिया और वो रिकमेंडेशन नहीं लग रहा सही लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो वो मानने से मना भी कर देंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट किसका आएगा, तो इसमें फाइनल वर्डिक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही आएगा फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, वहां पे तो क्या है कि प्रेसिडेंट बाउंड हो गए, पर यहां पे बाउंडिंग नहीं है। यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो मन होगा फाइनल डिसीजन वो उसी को रखेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी बनाई गई। और क्या बनाया गया इसके अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज और करी गई। इसके अंदर क्या करा गया, स्वीपिंग पावर टू द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट। इनके लिए क्या कहा गया है, तो इन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर उनको लगे कि जो काम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं हो रहा, एक प्रॉपर जो गवर्नमेंट को गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए उस गाइडलाइन के अनुसार नहीं हो रहा, तो वो ये चीजें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बता सकते हैं। देखिए क्या है, इन केस द सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ओपिनियन दैट द प्रपोजल considered and decided by the council of minister is not in the accordance with the provision of the law के अकॉर्डिंग नहीं है, then it shall be the duty of the secretary, secretary की ड्यूटी है to the council of minister to bring it to the notice, तो ये नोटिस में लाना to the lieutenant governor to taking decision thereon। तो ये फिर सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो ये एलजी को बताएं और उनके नोटिस में लाएं कि जो काम हो रहा है वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, और इस तरीके की चीजें जो है बताई गई। और जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी पोस्ट का नाम भी अब इन्होंने क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर। उनको जो है दिल्ली एलजी के साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है बोला जा रहा है वर्ड। तो ये अभी एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ये पूरा टसल थी और ये खत्म नहीं हुई अभी भी, अभी क्योंकि अब दिल्ली सरकार को वापस जो है उनका लेवल डाउन करा जा रहा है। तो अब दिल्ली सरकार भी चुप तो बैठेगी नहीं, वो भी कुछ ना कुछ तो चीजें करेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है कुछ भी हो। पर एक तरीके से केंद्र सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए वापस आप देखिए कि वापस उनको जो है एक ऑर्डिनेंस लाके ओवर रूल कर दिया। उनका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको ऑर्डिनेंस लाके वापस उसकी वैल्यू कम कर दी और सर्विसेज कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेना चाह रही। पर अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, कौन सी इनकी पावर है, किस आर्टिकल में लिखी हुई, तो आर्टिकल 214, 213, 123, आर्टिकल 321, ये 4 ऑप्शन है। अगर आपने वीडियो देखा तो आपको ये आंसर जरूर आ जाएगा और आप इसको टिक करिए। जो भी आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई आपका फीडबैक है तो वो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि हम उसको और सुधार कर सके। और ये वीडियो पब्लिश होने के 24 आवर्स के अंदर आपको जो सही आंसर है वो आपको पिन कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।